चैनल 24x7। अमरनाथ यात्रा का जो है प्रतिक्रिया शुरू हो चुकी है और 15 अप्रैल से जो है रजिस्ट्रेशन जो है अमरनाथ यात्रियों की शुरू हो चुकी है। हेल्थ मेडिकल सर्टिफिकेट जो है, फिटनेस सर्टिफिकेट जो है वो बनाया जा रहा है। तो इसी दौरान जिस तरह से अमरनाथ यात्रा के ऊपर काफ़ी उम्मीदें रहती हैं, चाहे वो टैक्सी वाला हो, चाहे घोड़े वाला हो, चाहे जितने भी कनेक्टेड जो है अमरनाथ यात्रा से यात्रियों के संबंधित जो सुविधाएं देते हैं उनको काफ़ी उम्मीद रहती है। होटल वालों को काफ़ी उम्मीद रहती है। हमारे साथ टैक्सी ऑपरेटर यूनियन रेलवे स्टेशन के प्रधान जो है देवेंद्र चौधरी हैं, उनसे बातचीत करेंगे। जिस तरह से अमरनाथ यात्रा हर साल की तरह काफ़ी उम्मीद रहती है कि टैक्सी का कारोबार बढ़ेगा, तो इनसे बातचीत करेंगे कि इस यात्रा को इस बार किस तरह से देखते हैं। पहले तो चौधरी साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। चौधरी साहब, यात्रा जो है अनाउंस हो चुकी है और जिसके लिए प्रक्रिया जो है शुरू हो चुकी है। रजिस्ट्रेशन पंजीकरण रजिस्ट्रेशन जिसको कहते हैं वो हो चुकी है 15 अप्रैल से, और हेल्थ फिटनेस सर्टिफिकेट भी बनाए जा रहे हैं। तो आप एक टैक्सी ऑपरेटर यूनियन के प्रधान हैं और टैक्सी का कारोबार करते हैं, इस यात्रा को किस संदर्भ में देखते हैं? बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, और पूरे जम्मू कश्मीर की तरफ से, हमारी ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की तरफ से, जितने भी भारत से अलग अलग पूरे प्रदेशों से जो बाबा अमरनाथ यात्रा जी के दर्शन करने के लिए जो लोग आएंगे, उनका तहे दिल से शुक्रिया और नमस्कार, उनको स्वागत है। मैं ये कहूँगा कि एक बहुत उल्लास होता है लोगों में, बहुत खुशी होती है कि अमरनाथ यात्रा स्टार्ट होने जा रही है, और ये जो जितना यात्रु जो उत्साहित होता है उतना ही यहाँ का जो कारोबारी है वो भी उत्साहित होता है कि उनके आने से हमें एक बहुत बड़ा बेनिफिट होता है। और हम जो यात्रु आता है, हम तो भोले के दर्शन, भोले बाबा के दर्शन उनमें ही मानते हैं कि जो जा रहे हैं तो ये भोले बाबा के दर्शन करने जो जा रहे हैं तो हम इनके दर्शन करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो दो चीज़ें जो हैं जुड़ी होती हैं, आस्था भी है और कारोबार भी जुड़ा होता है। तो पूरा जम्मू कश्मीर जो है एक जैसे माता वैष्णो देवी के यात्रु पर सारा साल जो है रहता है कि वो यात्रा आती है, तो उनको बहुत खुशी होती है और उनका कारोबार चलता है। इसी तरीके से साल के बाद मतलब 1.5 महीने की यात्रा और 10.5 महीने जो इंतज़ार रहता है हमें कि यात्रा आ रही है, यात्रा आ रही है, तो वो हमारा टाइम जो है वो अब शुरू हो चुका है। तो पंजीकरण हो रहा है, मेडिकल भी हो रहा है, तो लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें इसमें। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि कभी थोड़ा सा जो एक खौफ था कभी, वो आज नहीं है। सरकार की तरफ से पूरे पुख्ता इंतज़ाम किए जाते हैं, जा रहे हैं यात्रियों के लिए, और सिक्योरिटी बिल्कुल उनकी बहुत अच्छे से की जाती है। तो इसके साथ साथ बाकी व्यवस्था जो होती है यात्रा के लिए वो भी पूरी सरकार करती है जी। तो पहली बात तो ये है कि लोगों को बढ़ चढ़ कर आना चाहिए जी। और दूसरा जो है कि जैसे हमारा कारोबार है, तो क्योंकि ट्रेन कटरा जाने से, फिर ट्रेन अब श्रीनगर जाने से, बिल्कुल। जब यात्रा शुरू होगी तो ट्रेन श्रीनगर जा रही होगी, तो कुदरती बात है कि हम तरक्की के तो हक में है, तरक्की होनी चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं नुकसान जो है वो हमें झेलना पड़ेगा। चौधरी साहब, जिस तरह से ट्रेन जाएगी तो सीधा ही अमरनाथ यात्री जम्मू की बजाय श्रीनगर चले जाएंगे। मैं वही उसी बात पे आ रहा हूँ कि अभी और तो दूसरा कोई काम इतना है नहीं है जम्मू में, इतना बड़ा इंडस्ट्री एरिया नहीं है, टूरिस्ट एरिया है, और टूरिस्ट आता है तो तभी ये सारा सिस्टम जो है वो चलता है। तो उसके संदर्भ में मैं यही कहूँगा कि नुकसान तो होगा, हमें बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, लेकिन नुकसान झेलने के लिए भी हम तैयार हैं। और मैं ये कहूँगा कि सरकार को जो इन्होंने किया था, प्लान किया था कि नए प्लेटफार्म जो बने हैं, तो ट्रेन्स जो हैं यात्रा से पहले शुरू होनी चाहिए सारी। कम से कम अगर 2 ट्रेनें जो हैं श्रीनगर जा रही हैं, तो 25-30 ट्रेनें अगर जम्मू आना शुरू कर देती हैं, तो जम्मू वाला जो भी हम खतरे की घंटी हमें लटक रही है, उससे हमें थोड़ा राहत मिलेगी और कारोबार जो है हमारा बढ़ सकता है। तो इसी सिलसिले में हम सरकार के आगे जो गुजारिश करेंगे कि ट्रेनें जो हैं जल्दी से जल्दी
जो बाकी ट्रेनें जो आ रही हैं जम्मू में, जो प्लेटफार्म बन गए, अब 7 प्लेटफार्म, मतलब 7 प्लेटफार्म बन गए। हाँ 7 प्लेटफार्म बन गए हैं, और यहाँ इन प्लेटफार्म्स को यूज़ किया जाए अमरनाथ यात्रा से पहले। चौधरी साहब एक सवाल हो रहा है, अक्सर देखा जाता है कि बाहर से जो स्टेट से जो है बहुत सारी गाड़ियां जो हैं अमरनाथ यात्रा के दौरान आ जाती हैं, उससे आपको कितना फर्क पड़ता है? कभी इसके ऊपर बात की, एडमिनिस्ट्रेशन से बात की कि हमारे कारोबार पहले नहीं है, क्योंकि बहुत सारे पर्यटक जो है ज़्यादातर हिमाचल का रुख करते हैं, जम्मू कश्मीर में बहुत कम रहते हैं, तो ऐसे में इससे कितना नुकसान होता है जब कोई बाहर स्टेट की जो गाड़ियां जो हैं, टैक्सियां हैं, दूसरी बसें वगैरह आती हैं, तो कितना नुकसान होता है आपके कारोबार? देखिए, मैंने ये इशू जो है हमेशा इस इशू को हमने सरकार के आगे रखा है। जी जी। ट्रांसपोर्ट कमिश्नर, ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी, RTO, इवन के जब मंत्री थे उस समय भी हमने ये बातें रखी हैं कि बाहर से जो गाड़ी आती है, बाहर की 2 टाइप की गाड़ी आती है। एक प्राइवेट जो है गाड़ी चलती है जो टैक्सी का काम करती है जी, और वो हमारा नुकसान करते हैं। बिल्कुल। दूसरा अभी क्या हो रहा है कि जैसे कि पंजाब है, दिल्ली है, हरियाणा है, हिमाचल है, या और भी कुछ स्टेटों से लोगों ने गाड़ियां खरीद के ले आए हैं। जी बिल्कुल। कुछ खरीद के ले आए हैं और कुछ वो गाड़ियां हैं जो यहाँ पर एक बार आगे टैक्स कटा के आ जाती हैं, स्टेट में एंटर करती हैं, तो वो खाली अमरनाथ यात्रा नहीं, वो पूरे 6 महीने 8 महीने काम करते हैं यहाँ पर। वो अभी हमारे कटरा में देखो तो 50% गाड़ी आपको ये नजर आएगी जो कि दूसरी स्टेट की जी। और स्टेट का रेवेन्यू भी वो खा जाते हैं और जो ट्रांसपोर्टर है उसका भी वो नुकसान करते हैं। तो इसके लिए हमने सरकार से गुजारिश की है कि पर्टिकुलर इन पर चेक किया जाए। तो ट्रांसपोर्ट कमिश्नर साहब ने, RTO साहब भी बैठे थे, उन्होंने कहा कि एक टीम बना रहे हैं, कुछ कैमरे लगा रहे हैं लखनपुर में, जिनसे ये पता चलेगा कि कौन सी गाड़ी यहाँ पर आ रही है, क्या कर रही है। हाँ चलो साहब, एक सवाल और भी है कि जिस तरह से यहाँ पे एक मेडिकल कैंप लगता है रेलवे स्टेशन पर, तो क्यों ना यहाँ से ही यात्री स्लिप दी जाए, क्योंकि आसानी रहेगी, लोग आएंगे जहाँ से टैक्सी लेंगे और निकल जाएंगे। देखिए, यहाँ पर हमारे पास टैक्सी है, बस है, ठीक है, RTC की गाड़ी है, JKTDC की गाड़ी है। तो पहले यहाँ से यात्रा स्लिप कटती थी। अब जो मेडिकल कैंप यहाँ होगा, जो यहाँ पर रिसेप्शन सेंटर बनेगा यहाँ पर, रिसेप्शन सेंटर, तो मेरी सरकार से ये गुजारिश है कि यहाँ पर आप यात्री टिकट भी आप दीजिए, स्लिप भी बनानी है, ताकि यात्रु जो है वो परेशान ना हो। और उसको अगर यहाँ से टिकट लेकर अगर भगवती नगर कैंप में जाना है तो कैंप में जाए, अगर उसको यहाँ से टैक्सी लेकर जाना है या और कोई उसको अपना इंतज़ाम करना है तो वो अपनी गाड़ी का इंतज़ाम करके अपना वहाँ पर चला जाए, ताकि वो अगले दिन वो उस कार्रवाई में जो है वो शामिल हो जाए। तो यहाँ पर बनना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। और मैं एक और बात कहूँगा कि जिस समय यात्रा शुरू होती है तो यहाँ पर सिक्योरिटी इंतज़ाम तो है, लेकिन मैं म्यूनसिपैलिटी से कहूँगा कि म्यूनसिपैलिटी और हमारा दूसरा डिपार्टमेंट, PHA डिपार्टमेंट जो है, पानी के 2-4 टैंक यहाँ पर होने चाहिए। बिल्कुल। यहाँ पर फायर सर्विस की गाड़ी होनी चाहिए। बिल्कुल। यहाँ पर लोगों के लिए देखो, हम क्या करते हैं कि हम कुछ गाड़ियाँ फ्री लगा देते हैं जी भगवती नगर के लिए। बिल्कुल। तो यहाँ पर पुख्ता इंतजाम होने चाहिए, बाथरूम का इंतजाम होना चाहिए, जो कि होते नहीं है। और मैं उन दिनों ये कहूँगा कि म्यूनसिपैलिटी का रेलवे के बाहर काम करती है, यहाँ जो रेलवे के अंदर है ये ठेकेदार काम करते हैं। और जो रश पड़ता है और उस समय जो गंदगी होती है उसको संभालने वाला यहाँ कोई नहीं होता। तो मैं सरकार से, खास DC साहब को मैं ये गुजारिश कर रहा हूँ कि वो इस बात पर गौर करें कि यहाँ सैनिटेशन का जो है वो एक पुख्ता इंतजाम होना चाहिए। जब वो म्यूनसिपैलिटी करे, रेलवे करे, लेकिन रेलवे का यहाँ सिस्टम जो है वो ठेकेदारी का सिस्टम है, ठेकेदार होते हैं, वो इसमें इतना इनिशिएटिव लेते नहीं है। जी जी। तो और क्योंकि गेटवे है ये, जी बिल्कुल, अगर गेटवे साफ सुथरा नहीं है तो क्या इंप्रेशन रहता है। एक और सवाल है कि पिछली यात्रा के दौरान अब तक एडवांस बुकिंग हो चुकी है, इस बार किस तरह से है? देखिए, अभी तक हमारे पास कोई एडवांस बुकिंग नहीं है। जी जी। एक भी गाड़ी की अभी एडवांस नहीं है। तो हमारे पास 20-20, 30-30 गाड़ियों की एक पार्टी आती थी, ग्रुप आते थे वो, लेकिन अब वो सिस्टम यहाँ पर मुझे नज़र नहीं आ रहा है। तो लग रहा है कि शायद क्योंकि ट्रेन का इफेक्ट आ रहा है और लोगों के दिमाग में है कि डायरेक्ट ट्रेन मिल जाएगी, कटरा से मिल जाएगी, तो टैक्सी को क्या करना है। जी जी। तो ये एक नुकसान होने की
आशंका जो हमको नजर आ रही है। चलिए इससे थोड़ा हट के बात करते हैं। जिस तरह से आपकी डिमांड रही है कि पेंडिंग लायबिलिटी बहुत ज़्यादा है, जिस तरह से जो एक मुहिम चली कि सरकार द्वारा विकसित भारत की बात करें, जहाँ असेंबली इलेक्शन की बात करें, जहाँ पार्लियामेंट इलेक्शन की बात करें, तो अक्सर देखा जाता है कि शिकायत रही है कि हमारी जो है पेंडिंग लायबिलिटी नहीं मिली। क्या कहेंगे इसके ऊपर आप? देखिए, कल हमारी मीटिंग थी आरटीओ ऑफिस में। जी जी। तो इसी मुतल्लक के डेलीगेशन एक आ रहा है, तो उसको हमने 50 के करीब गाड़ियाँ देनी है। तो कल हमने उनको मुद्दा उठाया कि एक तो देखो रेट जो है वो 2021 से बढ़े नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, और तब से लेकर गाड़ी की कीमत क्या कहाँ पहुंच गई, टैक्सेस कहाँ पर पहुंच गए। जी जी। उस समय 1500 का या 5000 का परमिट था, आज 1.5 लाख का परमिट है। और ये सारी बातें देखते हुए सरकार को रेट भी बढ़ाने चाहिए थे। गाड़ी या मतलब पेट्रोल के क्या कीमत, डीजल क्या कीमत थी, आज देखिए कहाँ पर है। तो सरकार को ये जो काम खुद करने चाहिए, वो ट्रांसपोर्टर को उसके लिए रोना पड़ता है, दौड़ना पड़ता है, गिड़गिड़ाना पड़ता है, तब जाकर होते हैं। हाँ। तो हमने उनमें यही बात रखी थी कि जो हमारी विकसित भारत की जो पेमेंट थी 2 करोड़ कुछ थी, तो उसमें ट्रांसपोर्टर बड़ा सफ़र किए हैं। उसमें डिविजनल कमिश्नर साहब ने एक जिम्मेवारी उठाई थी कि वो पेमेंट आपको करवाएंगे जल्दी, लेकिन उसको भी करवाते करवाते 1 साल हो गया जी। तो चलिए, देर आए दुरुस्त आए। विकसित भारत की पेमेंट जो है ट्रांसपोर्ट कमिश्नर, आरटीओ, ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी और हमारे चेयरमैन अजीत सिंह जी और डिविजनल कमिश्नर साहब ने एक बहुत जद्दोजहद की है, जिसमें हम भी शामिल हैं, तो वो हुई है। लेकिन इसके अलावा 36 करोड़ रुपया हमारा 36 करोड़ रुपया हमारा बना था इसमें पार्लियामेंट इलेक्शन में और असेंबली इलेक्शन में, जिसमें सिर्फ 9 करोड़ रुपया मिला हमें। जी जी जी। उस 36 करोड़ में सिर्फ 9 करोड़ आया है, 27 करोड़ रुपया हमारा बकाया है। बिल्कुल। तो इससे पहले की और भी पेमेंट्स हैं जो बकाया है। तो सरकार, अगर देखिए, हम सरकार के साथ खड़े रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। सरकार अब जैसे कल हमने बोला ठीक है जी, गाड़ी दे देंगे गाड़ी, लेकिन कहने का ये है कि जब हम खड़े हैं तो सरकार अपना काम निकाल के, देखिए प्रधानमंत्री बन जाते, तीसरे दिन बन गए, जिस दिन इलेक्शन खत्म हुई, ओथ हो गई, चीफ मिनिस्टर बन गए, ओथ हो गई। हम कहाँ पर हैं जिन्होंने वो काम किया, जिनकी बदौलत अगर ट्रांसपोर्ट नहीं होता है तो इलेक्शन होना बहुत मुश्किल है, ट्रांसपोर्ट के बिना नहीं हो सकता। लेकिन जो लोग, देखिए, सिर्फ ट्रांसपोर्टर उसमें परेशान है। जी बिल्कुल। जो एम्प्लॉयज लगे होते हैं उनको एक्स्ट्रा पेमेंट भी मिलती है, उनको पैसा भी मिलता है, सब कुछ मिल गया, एम्प्लॉयज को मिल गया, एमएलए बन गए, मंत्री बन गए, एमपी बन गए, मंत्री बन गए, लेकिन ट्रांसपोर्टर जिसने मेहनत की है, दिन रात भूखे रहकर भी उसने इसमें योगदान किया है, उसकी पेमेंट लटकती है। इस मसले में मैं ये पूछना चाहता हूँ सरकार को कि क्या बात है, ऐसी क्या बात है, तो ट्रांसपोर्टर को आप इस नज़र से क्यों देखते हो कि वो मतलब काम करे और फिर आपके पीछे पीछे हाथ जोड़ के भागता रहे, पैसा दे दो, पैसा भीख थोड़ा मांग रहे हैं। जी जी बिल्कुल। काम किया है भैया हमने। आप लोगों को फिर दूसरी बार जब आते हैं सामने, नहीं, अब हमें मजबूरी आ गई है, अब हमें आप गाड़ी दे दीजिए, तो हम तो खड़े हैं सरकार के साथ। मेरा ये कहना है कि सरकार क्यों नहीं खड़ी होती ट्रांसपोर्ट के साथ? बिल्कुल। तो सरकार को चाहिए, जैसे ही इवेंट खत्म होता है, इलेक्शन खत्म हुई है, उसी समय बिल वेरीफाई हो, 1-2 महीने में पेमेंट कर दीजिए। अब देखो ट्रेजरी में पैसा नहीं है, देखिए कितनी बदकिस्मती हमारी। ट्रेजरी में पैसा ट्रांसपोर्टर के लिए नहीं है, बाकी ट्रेजरी में तो कौन से काम नहीं हो रहे हैं, सारे काम हो रहे हैं, सिर्फ ट्रांसपोर्टर के लिए प्रॉब्लम। जी बिल्कुल। ट्रांसपोर्टर ही दर हो रहा है। तो ये है कि मेरी गुजारिश है, हम सरकार के साथ हैं, कंधे से कंधा मिलाकर हैं, कहीं भी ज़रूरत होगी ट्रांसपोर्टर खड़ा है, लेकिन जिस समय प्रॉब्लम आती है कि जब वो बिल लेके जाता है तो अभी मैं ये बताऊं, उस समय के आरटीओ चेंज हो गए, उस समय के एआरटीओ चेंज हो गए, उस समय के ऑफिसर चेंज हो गए, ठीक है, एक डिप्कम साहब थे तो इनिशिएटिव ले रहे हैं। जी बिल्कुल। तो जो वादे करके गए वो चले गए, बेचारे ट्रांसफर हो गए। अब बोलते हैं यार हम ट्रांसफर हो गए, अब क्या करें। हमारा कहना है कि ऐसा क्यों है। जी एक लाइबिलिटी जो है वो डिपार्टमेंट की है, वो ट्रांसफर वाले की नहीं है। जी जी बिल्कुल। ट्रांसफर हो गया बंदा तो वो उसकी लाइबिलिटी नहीं। चलिए अब चौधरी साहब, एक और सवाल है कि जिस तरह से एक पॉलिसी बनाई है, 15 साल की गाड़ियों को स्क्रैप में डाला जाएगा, स्क्रैप में डालकर उनको सब्सिडी 5 लाख की दी जाती है, लेकिन
बस और मेटाडोर की सब्सिडी तो है, लेकिन टैक्सी की नहीं है, इसके ऊपर क्या कहेंगे? देखिए, हमने 2 दिन पहले ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर साहब से भी हम मिले हैं। हमने उनको बोला है कि बसेस और मेटाडोर को आपने स्क्रैप पॉलिसी में रखा है जी, और उनको 5 लाख रुपए आप सब्सिडी दे दें। बिल्कुल। तो टैक्सी जो है उसको भी इसमें इंक्लूड कीजिए, सिफारिश कीजिए। ये गुलाम नबी साहब सीएम आए थे जिस समय, उन्होंने स्पेशली टैक्सी को एक पैकेज दिया। जी बिल्कुल। ठीक है, उसमें सब्सिडी दी, लोन सब्सिडी दी, सॉफ्ट लोन थे। तो कुछ देखिए, गेटवे हैं हमारे ये, बिल्कुल, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, यात्रु आता है उसको बढ़िया सी गाड़ी मिले, अच्छी सर्विस मिले तो नाम होता है। तो अभी बीच में देखिए मिलिटेंसी थी, फिर वो हमारी 99 की बार आ गई, करगिल बार आ गई, जी बिल्कुल। फिर कुछ ना कुछ यहाँ पर ऐसा होता रहा, पुलवामा आ गया। टूरिस्ट जो है वो बहुत कम हो जाता है और गाड़ी की एज खत्म हो जाती जी है। बिल्कुल। गाड़ी हमारी जितनी गाड़ी जम्मू कश्मीर की गाड़ी जितनी 5 साल में चलती है, 5 साल में जितनी गाड़ी रन कर होती है, दिल्ली स्टेट में 1 साल में होती है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। ये बाहर की जो स्टेटें हैं 1 साल में उतनी गाड़ी चलती है जितनी हमारी 5 साल की चलती है। और जब एज की बात आती है तो हमारी एज खत्म होगी, मतलब हमारी गाड़ी एक हिसाब से 3 साल चली होती है जी, तो उसके 15 साल बराबर हो जाती है। तो कारोबार तो हमारा खत्म हो जाता है जी। बैंक हमारे सिर पर रहते हैं, बैंक भी नहीं क्लियर होते। लास्ट क्वेश्चन सर, जिस तरह से आप 7 प्लेटफॉर्म बन चुके हैं और जाहिर सी बात है कि जम्मू को एक डिवीजनल का दर्जा दिया, रेलवे डिवीजन बन चुका है, इससे टैक्सी ऑपरेटर, टैक्सी कारोबार के ऊपर जहाँ बस से जहाँ मेटाडोर का कितना मतलब कि आने वाले समय को का लाभ होने वाला क्या? देखिए, एक मीटिंग में मैंने रेलवे से भी ये हमने सवाल किया था कि हमको यहाँ पर इसका फायदा हुआ क्या है, क्या फायदा हुआ? एम्प्लॉय सब बाहर से आ गए, या तो आप एम्प्लॉयमेंट करते जी, अगर आपका 10,000 में इसमें एम्प्लॉय आना है, 5,000 आप एम्प्लॉयमेंट जम्मू से नहीं भर्ती होती, जम्मू कश्मीर की भर्ती होती। ठीक है, ऐसा कुछ हुआ नहीं। और अभी भी मुझे लग नहीं रहा है कोई कि 1% भी कहीं हमें बेनिफिट नजर आ रहा है। सिर्फ एक बात को छोड़ के कि जो काम हमको फिरोजपुर में जाके करने पड़ते थे, हाँ, बस वो यहाँ हो रहे हैं। बस एक ही बात को लेकर, बाकी तो कोई डिवीजन आ जाएगा, पता नहीं क्या आ जाएगा, क्या हो जाएगा, कि जम्मू को कितना बेनिफिट हो जाएगा। मतलब आपके कहने का मतलब जम्मू का को रोजगार एक भी नहीं है, सब बाहर से है। मुझे बताइए, आप मीडिया वाले हैं, आप रोज कवर करते हैं, आप मुझे बताइए आपको कहाँ से फीडबैक मिली कि जब से ये डिवीजन आया तो जम्मू में वारे नारे हो गए लोगों के, काम 2 गुना बढ़ गया, 4 गुना बढ़ गया, कुछ हुआ है? अगर आप यहाँ पर रेल के डब्बे बनाने की फैक्ट्री लगाते हो, कुछ ऐसी चीजें लाओ ना जिससे यहाँ एम्प्लॉयमेंट बढ़े। बिल्कुल, मदर इंडस्ट्री लगाओ, कोई ऐसी इंडस्ट्री लाइए जिससे कि लोगों को बेनिफिट हो। वहाँ पर एम्प्लॉय थे, वो यहाँ उठ के आ गए। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, थोड़ा बहुत ग्रोसरी का थोड़ा लोगों को हो जाएगा, तो ग्रोसरी नहीं, ये फैक्ट्रियां जो लग रही हैं वो जो बाहर के इन्वेस्टर हैं वो लेबर अपने साथ लेके आते सब हैं। कुछ अपना ला रहे हैं। और जम्मू कश्मीर के लोगों को जो कश्मीर में, मैं देखिए, कश्मीर भी मेरा है, जम्मू भी मेरा है। सिर्फ मैं एक बात कहूंगा कि कश्मीर दफा टूटने से पहले भी अच्छा था, अभी और दफा टूटने के बाद भी वैसे ही है, बहुत बेनिफिट में है। सारा टूरिस्ट कश्मीर में है, सारा फोकस कश्मीर पे, टूरिज्म पर जितनी इन्वेस्टमेंट हो रही है, पैसा लग रहा है, सारा कश्मीर में। सही बात। और जम्मू जो है, ये दफा 376 में भी वही हाल था, टूटने के बाद भी वही हाल है। कोई पूछने वाला नहीं, ना ही हमारा कोई ऐसा, अब मेरी बात बुरा लगेगी लोगों को, कोई ऐसा लीडर भी नहीं है। बिल्कुल सही बात है कि जो इस बात को उठाए कि जम्मू का लोगों ने यहाँ पर पटाखे उठा के, यहाँ पर दिए बत्ती जला के, रोशनियां लगा के स्वागत किया है हमने 376 तो वो हमको मिला क्या है भैया, जरा थोड़ा सा बता दीजिए, बेनिफिट क्या होगा? तो चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो दर्शकों, ये थे देवेंद्र चौधरी, जो रेलवे टैक्सी ऑपरेटर यूनियन के प्रधान हैं, और इनको अभी भी काफ़ी उम्मीद है कि अमरनाथ यात्रा जो है वो जब शुरू होगी तो टैक्सी कारोबार को कुछ ना कुछ लाभ मिलेगा। हालांकि ट्रेन श्रीनगर जा रही है तो ज़्यादातर कोशिश यात्रियों की रहेगी जम्मू आने की बजाय सीधा
कश्मीर जाएं, लेकिन सरकार इसके ऊपर मंथन करेगी कि कम से कम जो यात्री है जहां रुकें और घूमें का और क्या नाम खरीदारी करें, ताकि जहाँ के व्यापारियों को, टैक्सी ऑपरेटर को, होटल को कुछ ना कुछ लाभ मिले। तो देखते हैं आने वाले समय में जब भी यात्रा होगी तो ये पता चल जाएगा कि इसके ऊपर कितना असर है, इस बार की यात्रा पर कितना असर होगा। धन्यवाद।